हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर्स को देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें कुछ टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंगरहिंस की दीपिकाएँ। इसमें 3 कोशिकाएँ होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा कोशिका में ग्लूकेगॉन होता है, बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन होता है और इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड प्रोटीन होता है, और गामा कोशिका में सोमेटोस्टेटिन होता है। ये तीनों देख लीजिएगा, और क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है तो याद रखिएगा जो इंसुलिन है वो बीटा कोशिका से है। नेक्स्ट है कि अग्न्याशय में पाचक रस जो होते हैं वो उनका हार्मोन को उसको प्रेरित करता है, तो यहाँ पे जो हार्मोन रहता है वो सिक्रीटिन रहता है और ये छोटी आंत में उत्पन्न होता है। शरीर और मूत्र का जो गाढ़ा होता है ये वैसोप्रेसिन की वजह से गाढ़ा होता है, और इसको एडीएच भी बोलते हैं कि अगर एडीएच की अधिकता है तो इसी वजह से ब्लड हमारा गाढ़ा होता है। और वैसोप्रेसिन जो है ये पीयूष ग्रंथि में स्रावन होता है और इसको मूत्ररोधी हार्मोन भी कहते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए सोमेटोट्रोपिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। शरीर की उपापचयी क्रिया का नियंत्रण और इनकी वृद्धि के लिए जो उत्प्रेरक होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और अगर जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो जड़ मानवता हो जाती है बच्चों में, और वयस्क बच्चों में मैक्सिडीमिया होता है। नेक्स्ट है मादा हार्मोन। तो इसमें एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भधारण के समय पे सबसे ज़्यादा उत्तरदायी रहता है। मतलब ये उत्तरदायी जो होता है गर्भधारण के लिए वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। और रिलैक्सिन हार्मोन ये तब रिलीज़ होता है जब शिशु का जन्म होने वाला है, तो उस समय इसको रिलीज़ किया जाता है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। पीठ बिंदु अंडाशय में पाया जाता है, क्योंकि पीठ समझ के पित्त मत समझिएगा, पीठ बिंदु अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन। तो जो हमको नींद आती है तो ये मेलाटोनिन इसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कब होता है? ये रात में ही रिलीज़ होता है। मतलब रात में मीन्स ये है कि प्रकाश जब रहेगा तो ये अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता है, ये अंधेरे में ही अच्छे से रिलीज़ होता है। तो हमारी नींद के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो मेलाटोनिन है। माँ शिशु को बीचों गले लगाना होता है और उसको चूमना होता है, तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सीटोसिन है, और ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। गाय भैंस के थन में दूध उतारने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होते हैं ये अमीनो एसिड्स होते हैं, और लड़ो और उड़ो हार्मोन ये एड्रेनलिन को कहते हैं। इसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी होता है, और एड्रेनलिन जो है इसके स्राव से हृदय की गति बढ़ जाती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है, और सबसे बड़ी अग्न्याशय होती है यानी कि पैंक्रियाज। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो सूर्य के प्रकाश में जो पत्तियाँ होती हैं, ये पादप पौधे, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद ये H2O यानी जल से अभिक्रिया करेंगे, और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा फोटोसंश्लेषण में जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें किसका निर्माण हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। और किसको ग्रहण किया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जा रहा है, और ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं और क्या नहीं, तो उसमें ऑक्सीजन भी रहता है। तो याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन का रोल नहीं है, क्योंकि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, उसके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज़ होती है। तो अगर गैस का यूज़ पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है, यानी कि वो वर्क करती है, उसी के वर्क की वजह से ऑक्सीजन निकलती है। और इसमें निर्माण क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। 90% प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो जलीय पौधे और शैवाल के द्वारा होता है। शैवाल ऐसे होते हैं जो ये चंद्रमा के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। पत्तियों का जो हरा रंग होता है, कहते हैं कि मतलब ये अभी क्वेश्चन आया भी था कि पत्तियाँ पीली क्यों होती हैं, तो पीली तो नाइट्रोजन की कमी से होती हैं, और जो हरी होती हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होती हैं, और क्लोरोफिल में जो एलिमेंट पाया जाता है वो मैग्नीशियम होता है। और अधिकतम प्रकाश संश्लेषण ये लाल रंग के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्योंकि देखा कि आपने फोटोसिंथेसिस हुआ, उसमें हमने सनलाइट को ले रहे हैं। अब सनलाइट को ले रहे हैं तो उससे कुछ तो बाय प्रोडक्ट बनाएंगे ही, तो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पादप पोषण। तो ये है फ्लोएम। फ्लोएम को बास्ट तक भी कहते हैं और फ्लोएम का काम होता है पौधों में भोजन का संवहन कराना। जैसे कि फ्लोएम अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो एफ से स्टार्ट होगा और भोजन भी इंग्लिश में फूड होता है, तो एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। तो इससे क्लियर हो जाता है कि फ्लोएम फूड ट्रांसफ़र करता है। और जैसे जाइलम लिखा है, जाइलम जा से है, और पानी यानी जल, ये भी जा से होता है, तो मतलब जाइलम जल का अवशोषण करता है और खनिज लवणों का भी संवहन कराता है। बोरान क्या होते हैं, ये दलहनी जो पौधे होती हैं उनकी जड़ की ग्रंथिका का गठन करते हैं, तो इसमें इसका ज़्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, ये वृद्धि नियामक यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं पौधों के लिए। और इनमें कुछ हार्मोन जाने जाते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन। ये तीनों क्या करते हैं, ये वृद्धि वर्धक यानी कि प्रमोटर्स होते हैं, यानी कि पौधे की ये वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एब्सिसिक और एथिलीन ये क्या करते हैं, ये वृद्धि रोधक होते हैं, यानी कि उसकी वृद्धि को बढ़ने नहीं देते हैं, ग्रोथ इनहिबिटेटर। अब इसमें हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिन हार्मोन किस चीज़ मतलब का क्या रोल रहता है, ये शिखर की प्रधानता कराता है। और अगर हम ऑक्सिन का लेप कर देंगे बीजों पे तो ऑक्सीजन का अगर हम लेप कर देते हैं फलों के ऊपर तो बीज रहित फल का उत्पादन होता है। और जिब्रेलिन को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें कोशिका की वृद्धि होती है, बीज अंकुरण होता है और ये उसके पुष्पन और अनिषेक फलन के लिए उत्तरदायी होता है। साइटोकानिन हार्मोन ये कोशा विभाजन में हेल्प करता है, जीर्णता को रोकता है और ये प्लांट्स के लिए वृद्धि हार्मोन है। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा साइटोकाइनिन का पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लांट्स की वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो वो साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक हार्मोन। ये पुष्पन, कोशा विभाजन और बीज अंकुरण के लिए उसको अवरुद्ध कर देता है और ये सूखा सहिष्णु होता है, यानी कि ऐसे कोई पौधे जो मतलब कम पानी में जिनको उगाना है और पानी की कमी है तो वहाँ पे इस एब्सिसिक हार्मोन का यूज़ किया जाता है। एथिलीन का यूज़ क्या होता है, फल को पकाने में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एथिलीन, एक्रिलीन ऐसे करके रहता है, तो ये फल को पकाने में यूज़ होता है और पौधों में विलयन को तीव्र कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक महत्व कि मतलब कुछ पेड़ पौधे और इन सब चीज़ों का क्या क्या यूज़ रहता है। तो नेक्स्ट इसमें सब है सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी के तेल में क्या होता है ना, फैट कम होता है, तो ऐसे जो हार्ट पेशेंट होते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप सूरजमुखी तेल को यूज़ कीजिए, क्योंकि जो सरसों वाला तेल रहता है इसमें फ़ैट ज़्यादा रहता है, तो उनको जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें सूरजमुखी का तेल यूज़ करना चाहिए। नीम में एजाडीरेक्टिन रसायन पाया जाता है। बायोडीजल्स में जट्रोफा का पौधा होता है, करंज होता है, नीम होता है और नागपंजा होता है। करंज क्या है, इसका एक नाम होता है पेंगेमिया और पेंगेमिया पिनाटा। पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा में लगा था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है एथेनॉल बायोफ्यूल। हम कैसे बनाते हैं, तो अगर एथेनॉल बायोफ्यूल बनाना है उसके लिए हम गन्ना और मक्का को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चिलगोजा जो होता है ये पाइन के वृक्ष के बीज से प्राप्त होता है और चिलगोजे में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कपूर जो है वो सिनामोमस कैम्फोरा लकड़ी से मिलता है। टमाटर के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में भी पाया जाता है। हॉकी का स्टिक, क्रिकेट के स्टेम, यह शहतूत की लकड़ी के बने हुए होते हैं। अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं, ये लिटमस पेपर होते हैं और जो बेसिकली लिटमस पेपर होते हैं ये लाइकेंस ही होते हैं। समुद्र की धाराएं, उसमें आयोडीन होता है। जैसे होता है ना कि समुद्री जो वनस्पतियां हैं तो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसमें आयोडीन पाया जाता है। तुलसी का पौधा, इसमें फिनॉल और फ्लेवोडीन रसायन पाया जाता है। और जो रेयान होता है वो संश्लेषित रेशा है, ये रेयान वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे रोग। यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विषाणु जनित रोग, यानी कि जो वायरस वाले इन्फेक्शन, ये जो डिसीजेज होती हैं, तो इसके लिए कौन कौन से वायरस रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से रोग के लिए। तो इसकी ट्रिक, क्योंकि पहली बात तो पहचानने के लिए आता है कि कौन सा विषाणु वाला है, कौन सा जीवाणु का है, कौन सा कवक से है, तो उसमें बहुत सारे रोग में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा किसका है। तो इसको ट्रिक के थ्रू हम लर्न करने की कोशिश करेंगे और होप आपको लर्न भी हो जाए अच्छे से। तो इसकी ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। जिसमें ए से आ जाएगा एड्स, चाचा से चेचक, इन्हें से इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू, टे से ट्रेकोमा, खा से खसरा, रे से रेबीज, गाल से गलसुआ यानी कि मम्स, पी से पीलिया, छा से छोटी माता जो हो जाता है छोटे बच्चों में चिकन पॉक्स, और पो से पोलियो। तो ये विषाणु जनित सारे रोग हैं। और एक होता है बैक्टीरियोफेज, ये आरओ का क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये विषाणु ही होते हैं और ये ऐसे विषाणु होते हैं जो जीवाणु को खाते हैं। मतलब बैक्टीरियोफेज क्या हैं, ये विषाणु होते हैं और ये जीवाणु का भोजन करते हैं, यानी कि जीवाणु भोजी होते हैं, जीवाणु को ये संक्रमित कर देते हैं। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? भारत पोलियो मुक्त 2018 में हुआ था। चेचक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वेरियोला वायरस, और भारत चेचक से ये 1980 में उन्मूलन हुआ था विश्व से चेचक का। ज़ुकाम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो राइनो वायरस होता है। कोरोना के लिए वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल वो SARS-CoV-2 है। ये भी आरओ 2024 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। डेंगू के लिए एडीज एजिप्टस, एडीज एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स मच्छर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। येलो फीवर ये एडीज मच्छर के द्वारा होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। चिकनगुनिया एडीज एल्बोपिक्टस से होता है। ये तीनों ही बिल्कुल अच्छे से लर्न कीजिएगा कि कौन सा एडीज से है, कौन सा क्यूलेक्स से, क्योंकि इसी में क्वेश्चन बनाया जाता है। बर्ड फ्लू जो होता है उसके लिए जो वायरस है H5N1, स्वाइन फ्लू के लिए H1N1, एड्स की दवा ज़िरोवुडीन और एजिडोथाइमिन होती है। और विषाणु जो होते हैं ये केवल जीवित कोशिका में वृद्धि कर देते हैं, जैसे कि जीवाणु में हो जाएंगे, कवक में, पशु में और पौधों में। जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसी में विषाणु पनपता है। और मेनिंजाइटिस रोग होता है, इसमें क्या होता है ना कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु की झिल्ली में सूजन आ जाती है। टाइगर मच्छर मतलब किस किस में यूज़ होता है, मतलब इसकी वजह से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो टाइगर मच्छर से 3 रोग होते हैं, येलो फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू। अतिसार ये रोटा वायरस से होता है। पोलियो का टीका किसने बनाया था, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। तो पोलियो का टीका जॉन साल्क ने बनाया था और इसको साल्क का टीका भी कहते हैं, यानी कि पोलियो का टीका कौन सा है, साल्क टीका। हेपेटाइटिस बी, इसमें क्या हो जाता है, लिवर में सूजन आ जाती है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो हेपाडेना वायरस होता है। एड्स है, एड्स विषाणु से फैलता है और एड्स के विषाणु में जो होता है ये RNA और प्रोटीन होता है। एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है इसको टेस्ट करने के लिए, और एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट और एसे। और बोलते हैं कि HIV वायरस है, तो HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या है, उसमें होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स का और HIV का और एलिसा का इसमें फुल फॉर्म भी बता दिया। और एड्स का जो परीक्षण है वो एलिसा है, एड्स का वायरस HIV है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया वाले। तो नेक्स्ट इसके लिए भी ट्रिक बनाई है। इसकी ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है बेटीरिया। बेटीरिया से मतलब पता चल रहा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वाले रोग, तो पंडित से में पा से आ जाएगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक यानी टीबी, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा। और सिफिलिस और गोनेरिया भी इसी जीवाणु से ही होते हैं। हैजा के लिए जो बैक्टीरिया रहता है वो होता है विब्रियो कैलोरी। ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा कि कौन से वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है। टीबी के लिए
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, काली खांसी के लिए हीमोफिलस परट्यूसिस, टिटनेस, इसको लॉकजा भी बोलते हैं, ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है। भोजन की विषाक्तता यानी जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें सैल्मोनेला बेसिलाई एक जो बैक्टीरिया होता है वो पहुंच जाता है, इसी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। डीपीटी टीका होता है तो ये किस चीज़ का है? डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को रोहिणी रोग भी कहते हैं, पी से ये काली खांसी और टी से टिटनेस। ये डीपीटी का टीका इन तीनों रोग के लिए है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब डीपीटी का टीका किसके लिए नहीं है, तो मतलब जब 3 याद होंगे तभी तो आप एलिमिनेट वहाँ पे कर पाएंगे ना कि कौन सा इसमें नहीं है। और बीसीजी का टीका भी लगता है। बीसीजी का टीका है, इसमें इसका फुल फॉर्म रहता है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, और ये टीबी का टीका होता है जो बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मतलब लगाया जाता है। एंटीबायोटिक्स ये क्या होते हैं? सल्फा ड्रग होते हैं, और ये जीवाणु जन्य जो रोग होते हैं उनके उपचार में लाए जाते हैं, यानी कि जीवाणु से जो भी रोग होंगे आप उनके लिए एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनामाइड, सल्फामेराइजन और जिबाजोल। तो ये दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक्स में, जो कि जीवाणु वाले जो रोग हो जाते हैं उनको हटाने मतलब उसको सही करने के लिए। बाटुलिज्म रोग, इसमें क्या रहता है? क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म जीवाणु से ये उत्पन्न होते हैं। टीबी का परीक्षण जो किया जाता है वो मेडाक्स होता है। और दंत क्षय कि मतलब जो होता है ना किसी किसी के दांत खराब होने लगते हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही होता है। और टाइफाइड और जो हैजा होता है ये गंदा पानी मतलब जैसे दूषित जल आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो हैजा और टाइफाइड हो जाता है इसी से। नेक्स्ट है कवक जनित रोग, तो इसमें आ जाएगा गंजापन, दमादार, खाज और एथलीट फुट। एथलीट फुट वाला काफ़ी पूछा गया है तो याद रखिएगा एथलीट फुट रोग जो है वो कवक से होता है। और डर्मेटाइटिस हो जाता है त्वचा प्रदाह, ये कैडियासिस से होता है। और ये कैडियासिस जो होता है ये दोनों त्वचा प्रदाह और कैडियासिस ये दोनों कवकजन्य रोग होते हैं। कुछ और परजीवी रोग भी होते हैं जैसे कि कौन सा प्रोटोजोआ से हो रहा है, कौन सा प्लेटिहेल्मिन्थेस से है, तो इनसे भी ये मतलब वायरस से नहीं रहते हैं तो इनको अलग से रखा गया है क्योंकि किसी परजीवी के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। तो मलेरिया का इसका काफ़ी पूछा जाता है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम, यानी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और इसमें इसकी जो वाहक होती है वो मादा एनाफिलीज होती है। मलेरिया की दवा कुनैन होती है, कुनैन की जो छाल से जो दवा बनती है। और एट्रिवीन, मेलुबिन, रेसोचिन, कामाक्विन और क्लोरोक्विन। इसमें कुनैन और क्लोरोक्विन का तो मुझे एकदम से क्लियर है कि हाँ ये दोनों क्वेश्चन में पूछी जरूर ही गई हैं। कालाजार हो जाता है तो ये लीशमैनिया प्रोटोजोआ से होता है और इसकी वाहक बालू मक्खी होती है। निद्रा रोग ये काफ़ी पूछा जाता है, ये ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है और इसकी वाहक सीसी मक्खी होती है। हाथी पाँव, इसको फाइलेरिया रोग भी कहते हैं, ये एक गोल कृमि से होता है जो कि नेमेटोड वर्ग का है और इसका जो वाहक है वो क्योलैक्स मच्छर होता है। वंशागत रोग भी होते हैं कि जो मतलब इन सब से नहीं फैलाए जा रहे हैं, मतलब बाय जेनेटिक होते जा रहे हैं वंशावली से। तो इसमें आता है हीमोफीलिया रोग, इसको शाही रोग भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन की सबसे पहले जो महारानी थी उनको सबसे पहले हुआ था तो इसलिए इसको शाही बना दिया गया, तो इसका नाम शाही रोग भी है और इसको ब्लडर डिसीज़ भी कहते हैं। बबल बेबी सिंड्रोम हो जाता है तो जिसमें बच्चों को मतलब ब्लड नीला पड़ने लगता है और बुलबुले से बनते हैं, तो इसमें SCID यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी हो जाती है। रंजकहीनता, इसमें क्या होता है ना मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाती है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना किसी की स्किन एकदम सफ़ेद है तो अगर वो लोग धूप में रुके तो बिल्कुल रुक नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट बहुत कम रहता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें जैसे हरा लाल अंधापन बोलते हैं क्योंकि उनको हरे और लाल रंग में फ़र्क नहीं पता लगता है, तो ये वर्णांधता होती है, कलर ब्लाइंडनेस, इसको डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं। थैलेसीमिया, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि जो हमारा HB है हीमोग्लोबिन, इसमें संश्लेषण की क्षमता नहीं बचती है। डाउन सिंड्रोम्स, ये मंगोली जड़ता होती है। जैसे हमारी बॉडी में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं तो 23 का दूना हो गया 46 और किसी में 47 पहुंच जाता है वो, तो जिसको 47 पहुंचता है तो उसको डाउन सिंड्रोम में कंसीडर किया जाता है और ये मंगोली जड़ता के नाम से भी जानते हैं।
हीनताजन्य असंक्रामक और अन्य रोग, इसमें भी देख लेंगे कि उनका किससे होता है और क्या उपचार है। तो ल्यूकेमिया तब होता है जब हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स अनियंत्रित मात्रा में बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, तो वो ब्लड कैंसर होता है। और इसके उपचार के लिए जो थेरेपी रहती है वो रेडियोफास्फोरस होती है और कोबाल्ट 60 होती है, और इसमें गामा रेस का यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, गामा रेस इसमें यूज़ होती है, क्योंकि एक स्टेटमेंट था जब मैं घटना चक्र पढ़ रही थी, शायद आईएएस में ही पूछा गया था, यूपीएससी वाले में, कि इसके लिए अल्फ़ा मतलब रे है, तो अल्फ़ा नहीं, उसमें याद रखिएगा गामा रे होती है कोबाल्ट 60 में। ट्यूमर में हम आर्सेनिक 74 को यूज़ करते हैं। और कैंसर के लिए गोल्ड 198 थेरेपी। गठिया रोग में जो होता है, जब यूरिक एसिड का जमा हो जाता है बॉडी में, तो गठिया रोग हो जाता है। और ड्रॉप्सी होता है एक रोग, इसमें क्या कहते हैं ना, सरसों का जो तेल होता है उसमें आर्जिमोन तेल की मिलावट कर दी जाती है, तो ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। सिलिकोसिस, ये फेफड़ों का संबंधी रोग है और ये धूल कण की वजह से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। और बुलीमिया नर्वोसा एक रोग होता है, तो इसमें क्या होता है ना, पर्सन को पता नहीं चलता है, वो खाते जाता है, लेकिन उसको नहीं पता है कि खाना बंद कब करना है। अब वो खाए ही जा रहे, जब पेट भर जाएगा तो उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो वो वॉमिट करेंगे, यही सब बकवास रहता है उनका। तो ये ऐसा रोग है, इसमें पता ही नहीं चलना है, कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि खाना बंद कब करना है, वो बस खाए ही जा रहे हैं। एक है ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको मीथेमोग्लोबिनिया से भी होता है। और अल्जाइमर, अभी सैयारा मूवी तो सबको ही याद होगी अच्छे से, क्योंकि सबने देखी थी उसको, कौन सा रोग हो जाता है, तो ये वही वाला रोग है जो उसको हो जाता है। सॉरी, मुझे नाम नहीं याद रहा उस लड़की का। तो अल्जाइमर रोग में यही होता है कि स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है, सोचने समझने की, मतलब याददाश्त का ही। और पार्किंसन रोग होता है, तो इसमें मस्तिष्क में डोपामाइन रोग हो जाता है। एनोस्मिया, इसमें सूंघने की जो क्षमता होती है वो क्षीण होने लगती है। मोतियाबिंद, इसमें आँख का जो लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है। स्लीप एपनिया, इसमें क्या होता है कि जो निद्रा में श्वसन बार बार बाधित हो जाता है। वातोन्माद हिस्टीरिया, ये जो यंग होती हैं उनको ये हो जाता है। और कुछ फुल फॉर्म लिखी हुई हैं एमआरआई की, क्योंकि अभी आपने देखा था सीपीआर पूछ ही लिया था 2024 में, तो एमआरआई भी हम देख लेते हैं। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सीपीआर का होता है कार्डियोपल्मोनरी सक्सेशन। बीएमडी का होता है बोन मिनरल डेंसिटी। और बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, जब हड्डियों का रोग का कुछ पता करना रहता है। और बीटा ब्लॉकर, ये हृदयघात से संबंधित है। और हृदय के लिए उपयोगी खनिज जो होता है वो पोटेशियम होता है, इसीलिए कहते हैं हार्ट पेशेंट को सेब खाना चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम रहता है। और जो ब्लड ये बहने की गति होती है, ये रेडियो सोडियम से नापते हैं। और ईईजी, ये मस्तिष्क के लिए होती है, कि इसका फिगर वो काउंट करते हैं कि ईईजी कराना है, तो उसमें पूरा मैप बन के आता है। तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राफी। नेक्स्ट है मेरेस्मस रोग, तो ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। जब प्रोटीन की कमी होती है बॉडी में तो मेरेस्मस रोग हो जाता है। और ये दीर्घकालिक उपवास भी लिखा हुआ था क्वेश्चन में, कि इस तरीके से दीर्घकालिक उपवास लिख के पूछ दिया था कि इससे कौन सा रोग होता है, तो ये याद रखिएगा कि मेरेस्मस होता है। आप बिंदुकता जिसको हो जाती है, मतलब देखने का जिसको प्रॉब्लम रहता है, तो ये जब रोग जिसको रहे तो उसको बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आँखों की पुतली एट्रापिन डालने से ही फैलती है। बाइट्स रोग किडनी का होता है। सीयूटी का जो दुष्प्रभाव होता है वो रक्तस्राव पे पता लगता है। और एम्फाइसीमा फेफड़ों का रोग है। तो ये सब जितने भी ये लिखे हुए हैं, ये सब घटना चक्र से ही मैंने नोट किए हैं, क्योंकि ऐसे मुझे तो सही लगता है कि घटना चक्र ही सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है और शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं लास्ट मोमेंट के लिए, क्योंकि लास्ट में आप पूरा घटना चक्र तो नहीं लेके बैठ सकते, वो खुद में ही अपने आप में ग्रंथ है। और हिस्ट्री वगैरह का देख लो तो वो तो और ही ज़्यादा है। तो इसलिए घटना चक्र स्टार्टिंग में तो लगानी ही चाहिए, मेरे ख्याल से 2 से 3 बार उसको बिल्कुल करना चाहिए। और उसके बाद उसका एक शॉर्ट नोट भी कंप्लीट करना चाहिए, कि लास्ट मोमेंट पे आप उसको रिविज़न कर सकें, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे वो सारा लेके नहीं बैठा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पादप रोग। तो पादप रोग का जो अध्ययन किया जाता है ये फाइटोपैथोलॉजी में होता है। एक रोग होता है बुकनी रोग जो है वो जौ, गेहूँ, मटर, प्याज, नाशपाती इन सभी में हो जाता है, और ये कवक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
बाजरे में हरित बाल रोग हो जाता है और अर्गट रोग हो जाता है। सरसों में सफ़ेद कीट रोग होता है, ये भी एक कवक की वजह से होता है। गेहूं में करनाल बंट यानी कि ब्लैक रस्ट, अर्गट रोग यानी लूस स्मट ये हो जाता है, ये भी कवक की वजह से ही होता है। धान में टुगेरो और ब्राउन लीफ स्पॉट हो जाता है, फॉल्स स्मट हो जाता है। ये इसके ही धान के रोग हैं। इन रोगों को हो सके तो इंग्लिश में ही लर्न कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में उसकी जो लैंग्वेज रहती है बहुत ट्विस्ट होती है कि मतलब बहुत संस्कृत निष्ठ करके ऐसा लिख दिया और उसका तो मीनिंग ढंग से मुझे नहीं समझ मिलता है वहाँ पे, तो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इनको इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। और उकटा रोग ये जो होता है ये तिलहन में दलहन वाली फसलों में हो जाता है, और जब उकटा रोग होता है तो ये पत्तियाँ होती हैं जो सूखने लगती हैं। आलू में पोटैटो विल्ट हो जाता है, ये जीवाणु की वजह से होता है। वाट डिसीज़ हो जाती है। अर्ली ब्राइट अंगमारी जिसको बोलते हैं, और लेट ब्राइट यानी कि अगली अंगमारी और पिछली अंगमारी, ये आलू का रोग है। तो देखिए अंगमारी किसको लर्न रहेगा, इसलिए अर्ली ब्राइट और लेट ब्राइट और वाट रोग ये पोटैटो आलू के हैं। नींबू में कैंकर हो जाता है सिट्रस, और ये जीवाणु की वजह से होता है। मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है, ये भी कवक की वजह से होता है। गन्ना में लाल गलन यानी रेड डॉट हो जाता है, ये कवक की वजह से। अरहर में विल्ट रोग होता है, ये भी कवक की वजह से होता है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से तत्व की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो हम देखेंगे जिंक की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है, मक्का का सफ़ेद कली हो जाता है, नींबू का लिटिल लीफ हो जाता है। बोरान की कमी से फूल गोभी का ब्राउनिंग और चुकंदर का हार्ट रोग हो जाता है। भिंडी में पीतवर्ण शिरा ये जो होता है ये सफ़ेद मक्खी की वजह से होता है। कुछ और भी मतलब उसमें लास्ट में रह गए थे तो वो एक जगह पे लिख दिए गए हैं, तो इसको भी देख लेंगे, ये लास्ट ही है। कार्डियोग्राफ ये क्या होता है, हृदय गति के अभ्यंतरण तंत्र के लिए यूज़ किया जाता है। क्रिस्कोग्राफ ये पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र होता है। टेट्राप्लेजिया बोलते हैं कि टेट्राप्लेजिया हो गया, तो उसका मतलब होता है कि दोनों हाथ और पैरों में पैरालिसिस हो गया है। पहला सफल प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, और ये अफ्रीका में हुआ था, और भारत में जो किया था वो शायद वेणुगोपाल ने किया था। एग्जैक्ट मुझे शायद वेणुगोपाल ने किया था, और अभी उनकी डेथ भी हो गई है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ लें। लिथोट्रिप्सी जो लेजर से पथरी तोड़ी जाती है, तो बोलते हैं ना दूरबीन से ऑपरेशन हुआ है, तो दूरबीन वाला जो ऑपरेशन का प्रोसेस है उसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। जेनेटिक कोड की स्थापना हरगोविंद खुराना ने की थी। क्रांतियाँ बहुत ज़्यादा पूछती हैं, मैचिंग में पूछा जाता है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति दलहन से, नीली क्रांति मत्स्य से, गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से, काली क्रांति पेट्रोलियम से, रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री क्षेत्र से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, गोल क्रांति आलू से, और ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित होती है। एंडोस्कोप का पूछा जाता है, वैसे फिजिक्स का टर्म है, लास्ट में लिखा था तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो एंडोस्कोप जो वर्क करता है ये सकल आंतरिक परावर्तन पे करता है। मिशन इंद्रधनुष आया था, शायद एग्जैक्ट मुझे इसका सन नहीं याद आ रहा है अभी, शायद 2014 या 15 है। इसमें 7 टीके थे, तो 7 टीके किस किस चीज़ के लिए थे, ये डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के टीके थे। कोलेस्ट्रॉल्स क्या होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड होते हैं और इनको फैटी अल्कोहल भी बोलते हैं। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, और इसको सबसे पहले उन्होंने कहाँ देखा था, दांत की खुरचन में। इयोसिन साइकिल अपर्दन चक्र इसकी खोज मॉरिस डेविस ने की थी। ऑक्सेनोमीटर ये पौधों की वृद्धि मापने के लिए होता है। यूरेनियम लेड विधि होती है, इसमें क्या करते हैं कि पृथ्वी और जो चट्टानें हैं, शेल चट्टानें, इनकी उम्र ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड विधि का यूज़ करते हैं। और दूसरी विधि एक होती है C14, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जीवांश या फिर कोई मृत जीव पेड़ पौधे हैं उनकी आयु ज्ञात करते हैं। और वो पूछ लेते हैं ना कि अगर पेड़ की उम्र ज्ञात करनी हो तो किसको, तो उसमें जो उसके वलय पड़े हुए होते हैं कि उसमें कितने रिंग्स हैं, तो उससे उसकी उम्र का पता लगाया जाता है।
फसल लॉगिंग विधि, इसमें क्या करते हैं, फसल उत्पादन के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता जानने के लिए पौधों पर परीक्षण किया जाता है कि उसमें मतलब कौन कौन सा पोषक तत्व डालना है, तो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको फसल लॉगिंग विधि बोलते हैं। पॉलीथ्रिन, ये मच्छर विकर्षक होता है, जैसे आप अपना मॉर्टिन जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, तो मॉर्टिन वही ही पॉलीथ्रिन होता है। शरीर में विटामिन डी और के बनते हैं, तो जैसे होता है ना कि सारे विटामिन तो हमारी बॉडी में बन नहीं पाते हैं, तो कुछ विटामिन हमारी बॉडी में बनते हैं, तो वो डी और के हैं। धमनी, ये शुद्ध रक्त बहता है किसमें है, पल्मोनरी धमनी में, शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है, और पल्मोनरी धमनी जो होती है इसका अपवाद होता है क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ध्यान दीजिएगा, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। पाचन का क्रम पूछते हैं, तो सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और लास्ट में मल त्याग। ये भी पूछा गया था 2024 वाले में। तो सबसे पहले आता है जगत, उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, वंश और जाति। तो जितना भी साइंस का इसमें बायोलॉजी का पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कराने का पूरा कोशिश किया है, और अगर कुछ भी फिर भी रह जाए तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बता दिया करिए, और प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक तो ज़रूर दिया करिए, जिससे मुझे पता लगे कि मतलब कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, कहाँ पे अभी भी कमियाँ हैं। क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं वो मैं अपने आप से नहीं सीख पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी 2 ही महीने हुए हैं यूट्यूब स्टार्ट किए हुए। कोई ऐसा तो था नहीं कि मैं पहले से बहुत ये सब करती आ रही, तो ये मेरे लिए बहुत बिगिनिंग की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली अभी मैं इन सब से नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना रिस्पांस करिए, तो मुझे भी बनाने में अच्छा लगे और थोड़ा मोटिवेशन आए मुझे भी। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। नेक्स्ट कल हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इन 3 वीडियो को देखिएगा और बायोलॉजी को अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है अभी। वो देखने में लग रहा है बट टाइम अभी है नहीं, तो रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। थैंक यू।